नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, राम मंदिर जिसे अब बालक राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसमें दिन भर में 6 बार आरती की जाएगी। सोमवार को भगवान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद उनकी पूजा और आरती में भी बदलाव होने गए हैं। पूरी विधि को व्यवस्थित कर दिया गया है। रामलला के पुजारियों ने प्रशिक्षक आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण ने कहा कि अब 24 घंटों में 8 पहर रामलला की अष्टयाम सेवा होगी। इसके अलावा 6 बार आरती की जाएगी। आरती में शामिल होने के लिए पास जारी किए जाएंगे। अब तक रामलला विराजमान की 2 आरती हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अब आरतियों में मंगला, श्रृंगार, भोग, उत्पादन, संध्या और शयन आरती शामिल होंगी। मंगला आरती भगवान को जगाने के लिए होती है। श्रृंगार आरती में भगवान का श्रृंगार किया जाता है। भोग आरती में पूरी सब्जी खीर का भोग लगाया जाएगा। रामलला पर लगी बुरी नजर को दूर करने के लिए उत्थापन आरती की जाती है। शाम को संध्या आरती की जाती है और फिर भगवान को सुलाने के लिए शयन आरती की जाती है। रामलला को पूरी सब्जी, रबड़ी खीर के अलावा दोपहर में हर घंटे दूध, फल और पेड़े का भी भोग लगाया जाएगा। रामलला सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम, शनिवार को नीला और रविवार को गुलाबी वस्त्र धारण करेंगे। विशेष दिनों में भगवान पीले वस्त्र धारण करे रहेंगे। सुबह 6 बजे से दर्शन होंगे। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में मंगलवार को नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के इच्छुक भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। सुबह 3 बजे से ही मंदिर में भक्तों की कतार लग गई थी। इसमें से अधिकांश वो लोग हैं जो सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आए थे और मंदिर में पूजा करने के लिए रुक गए थे। मंदिर में कतार लगने वालों में बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हैं। अगली खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा सोमवार को पदयात्रा के रूप में असम से मेघालय में प्रवेश कर गई है। यह यात्रा दोपहर बाद असम के मोरीगांव जिले से निकलकर मेघालय में प्रवेश करी गई। मेघालय में प्रवेश करने के तुरंत बाद राहुल गांधी और उनके साथ आए लोगों ने मेघालय की री भोई जिले के मुख्यालय नोकपोह के करीब पदयात्रा की। इस क्रम में राहुल गांधी ने लोगों का अभिवादन किया और उनसे बातचीत की। यह यात्रा री भोई जिले के बर्नीहाट के रात्रि विश्राम के लिए रुकी। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने देर शाम नोकपोह में एक जनसभा को संबोधित भी किया। यात्रा में शामिल एक कार्यकर्ता के मुताबिक राहुल सुबह असम मेघालय सीमा पर युवाओं से बातचीत करेंगे। उसके बाद यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर, बिहार में सरकार में मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था कि सपने में भगवान राम आए थे और कहा था कि वे अयोध्या नहीं आ रहे हैं। अब उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने लिखा कि राम नहीं आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। श्री राम तो हमारे मन में है, हृदय में है, कण कण में विराजमान है और पूर्व से ही। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार है और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार को कलयुग के अंत होने के बाद ही धर्म पुनर्स्थापना के लिए आना बाकी है। सियावर रामचंद्र की जय। दरअसल तेज प्रताप यादव ने इस ट्वीट के जरिए 2024 में लोगों को होने वाले लोकसभा चुनाव की तरफ भी इशारा किया है। बिना नाम लिए उन्होंने बीजेपी की तरफ हमला किया। बता दें कि राम मंदिर को लेकर विपक्ष के नेता सीधे तौर पर बीजेपी को चुनावी मुद्दा बता रहे हैं। इसे लेकर राजनीति भी हो रही है। इससे पहले बीते सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी तंज कसते हुए उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि राम तो सबके मन में है। अंधभक्त राम को लाने से पहले अपने अंदर के रावण को बाहर निकाले, क्योंकि राम के लोग कभी भेदभाव नहीं करते। सबसे पहले महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बंद होना चाहिए और गरीबी और भूखे जैसे रावण को कैसे खत्म करें, इस पर विचार करें। राम को लाना है तो अपने बुरे विचारों को बाहर निकालिए और देश को प्रेम, सद्भाव और खुशहाली के रास्ते पर लेके चलिए। अगली खबर, भारतीय बाजार को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारत के शेयर बाजारों ने पहली बार दक्षिण एशियाई देश के लिए एक और उपलब्धि हासिल करते हुए हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है, जिसकी विकास संभावनाओं और नीतिगत सुधारों के लिए इसे निवेशकों का प्रिय बना दिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत हांगकांग को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। आंकड़ों के अनुसार भारतीय एक्सचेंजों और लिस्टेड शेयरों का संयुक्त मूल्य सोमवार को बंद होने तक $4.33 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जबकि हांगकांग के लिए $4.29 ट्रिलियन था। यह भारत को पहली बार वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बनाता है। इस शेयर का बाजार पूंजीकरण 5 दिसंबर को पहली बार $4 ट्रिलियन को पार कर गया था। भारत शेयर की में तेजी से बढ़ते रिटेल इन्वेस्टर बेस, विदेशी स्थानगत निवेशकों से लगातार फंड इनफ्लो, मजबूत कॉर्पोरेट आय और घरेलू आय, व्यापक आर्थिक बुनियादी चीजों की बढ़त के कारण मजबूती आई है। भारत ने अपने स्थिर राजनीतिक और कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी के कारण वैश्विक निवेशकों और कंपनियों को आकर्षित करते हुए खुद को चीन के विकल्प के रूप में स्थापित किया है। फिलहाल भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में से एक है। हांगकांग के बाजार में गिरावट आई है, जहां चीन की कुछ सबसे प्रभावशाली और स्टार्टअप कंपनियां लिस्टेड हैं।
अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बाला साहब ठाकरे जी को उनकी जयंती पर स्मरण कर रहा हूं। वे एक महान शख्सियत थे जिनका महाराष्ट्र के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर प्रभाव अद्वितीय है। उनके कार्यों को याद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि अपने नेतृत्व, अपने आदर्शों के प्रति दृढ़ समर्पण और गरीबों तथा वंचितों के लिए बोलने की प्रतिबद्धता के कारण ही आज वे अनगिनत लोगों के दिल में बसते हैं। अगली खबर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के आधार पर लोकपाल द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से सोमवार को इनकार कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दलील दी थी कि 7 साल की अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित कानून के तहत शिकायत नहीं की जा सकती, लेकिन अदालत ने कहा कि ये तर्क उच्च कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाए गए हैं, अधिनियम के मूल उद्देश्य से ऊपर नहीं है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि लोकपाल की कार्रवाई के साथ साथ शिकायत को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका समय पूर्व दाखिल की गई है। न्यायाधीश ने सोरेन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अभी इसका वक्त नहीं आया है। उन्होंने कहा कि ये लोकपाल को तय करना होगा कि कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री है या नहीं। अगस्त 2020 की शिकायत में झारखंड की गोंडा सीट से भाजपा के लोकसभा सांसद दुबे ने दावा किया कि शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके भारी संपत्ति अर्जित की और घोर भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। यह शिकायत मिलने के बाद लोकपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सोरेन के खिलाफ प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता है या नहीं। न्यायमूर्ति प्रसाद ने अपने 31 पृष्ठ के फैसले में वरिष्ठ नेता के इस आरोप को खारिज कर दिया कि यह मामला दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोकपाल एक स्वतंत्र प्राधिकरण है और उसे सीबीआई द्वारा प्रदान की गई सामग्री पर अभी तक गौर नहीं किया है। आखिरी खबर, दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला और वे स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मुखिया एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की है। उन्होंने कहा कि कुछ बिंदुओं पर दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र में बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के नाते भारत को स्थायी जगह मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं किया जाना बेतुका है। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि कुछ ही बिंदु पर संयुक्त राष्ट्र इकाइयों के संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट नहीं होना बेतुका है। उन्होंने लिखा कि अफ्रीका के लिए भी सामूहिक रूप से एक सीट होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा परिषद के फिलहाल 5 देशों की स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र में 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इनकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने, महासभा में संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश करने और संयुक्त राष्ट्र में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने की जिम्मेदारी है। सुरक्षा परिषद की संरचना की बात करें तो इसमें 5 स्तरीय सदस्य हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। यह सामूहिक रूप से P5 के रूप में जाने जाते हैं। इनमें से कोई भी प्रस्ताव को वीटो कर सकता है। परिषद के 10 निर्वाचित सदस्य भी होते हैं जिनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होता है। निर्वाचित सदस्यों की वोट्स को वीटो शक्ति नहीं दी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के इच्छुक भी सभी उम्मीदवारों में भारत सबसे अधिक मुखर है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।